हेलो माय डियर ऑल। इस वीडियो में जानेंगे कि बेल कितने तरह का इंडिया में होता है। अलग अलग जो बेल होती है, जैसे कोई एक्यूज पर्सन जो जेल में है या जेल के बाहर है और जिनका नाम दर्ज है, वो बेल किस तरह का होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में कैसे बेल करवाएंगे, जो बेलेबल ऑफेंस होगा उसमें कैसे कराएंगे। तो आइए बात करते हैं सीपीसी 1973 के अंदर जो है बेल की क्या क्या होती है, टाइप्स क्या होती है, अलग अलग किस तरह की बेल होती है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर इंग्लिश में भी है कि बेल इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन क्रिमिनल लॉ अलाउइंग एन एक्यूज्ड पर्सन टू बी रिलीज्ड फ्रॉम कस्टडी वाइल अवेटिंग ट्रायल और कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कभी कभी जो ये कस्टडी में रहता है, कस्टडी में रहने के बाद वो अपना बेल का वेट करते हैं, या तो कस्टडी में नहीं रहता है, उनके ऊपर केस हो जाती है, तो वो भी बेल का वेट करता रहता है। तो इस तरह का अलग अलग बेल का टाइप होता है, अलग अलग तरह के बेल होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर बेल की, बात करते हैं नियमित जमानत का। रेगुलर बेल जनरली तब होता है, जनरली नहीं तभी होता है जब कोई एक्यूज्ड पर्सन जेल के अंदर है, यानी कारागार में है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, या तो जुडिशियल कस्टडी में है, राइट। तो हम रेगुलर बेल करवाते हैं, यानी कस्टडी रहने पर हम बेल जो करवाते हैं वो रेगुलर बेल हुआ। रेगुलर बेल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बेल ग्रांटेड टू अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन अरेस्टेड एंड इज इन पुलिस और जुडिशियल कस्टडी। यानी जुडिशियल कस्टडी में रहे या पुलिस कस्टडी में रहे, या उसके बाद जो बेल होती है उसे हम बोलते हैं रेगुलर बेल बोलते हैं, राइट। आइए, इसमें जो है आपका सेक्शन 437 एंड 439 CRPC के अकॉर्डिंग हम बेल करवाते हैं। यहाँ पर आपका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सो दैट कि आप उसका अच्छे से समझ पाए, रीड भी कर लें और डिटेल में भी आप अच्छे से पढ़ लें, राइट। तो धारा 437 CRPC क्या बताता है। मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालयों को गैर जमानती यानी अपराधों में जमानत देने की शक्ति प्रदान करती है, जिसमें कुछ शर्तें और प्रतिबंध होते हैं। खास करके उसको शर्त दिया जाता है, जैसे कि आमतौर पर ऐसे अपराध में नहीं दी जाती है जिसमें मृत्युदंड या तो आजीवन कारावास हो। यानी ऐसे ऑफेंस जिसमें उसका दंड जो होगा वो बहुत बड़ी दंड है, यानी मृत्युदंड भी है, टिल डेथ है, और आजीवन कारावास भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, ऐसे में नहीं देते हैं, राइट। और 439 CRPC का बताते हैं कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट जज जो है और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट या तो सेशन कोर्ट की बात करते हैं, तो सेशन कोर्ट में भी जमानती और गैर जमानती दोनों प्रकार के अपराधों में जमानत देने की विशेष शक्ति प्रदान होती है, जिसमें मजिस्ट्रेट की तुलना व्यापक विवेक होता है। आइए हम कुछ बात करते हैं कब कब उनको दिया जाता है, किस कारक पर विचार करते हैं। अपराध की प्रकृति को देखा जाता है, किस नेचर का अपराध है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दे तो द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, सेवरिटी ऑफ द पनिशमेंट, द कैरेक्टर, बिहेवियर, एंटीसीडेंट ऑफ एक्यूज्ड, मैंने एक्यूज्ड ने किस तरह घटना घटित किया, किस तरह बिहेवियर किया। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूज्ड क्या करता है, वो टेम्पर न करे किसी तरह से साक्ष्य को और गवाह को नुकसान न पहुंचाए। लाइवलीहुड एक्यूज्ड एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम जस्टिस। इस तरह से आपने स्क्रीन पर भी देखा, हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो, बिल्कुल, कि आरोपी का न्याय से भागने की संभावना कम रहती। इसमें क्या हुआ, रेगुलर बेल आपने देखा कि रेगुलर बेल क्या होती है, राइट। यानी रेगुलर बेल तब करवाएंगे जब कस्टडी में हो, जब किसी को अरेस्ट कर लिया गया हो, जेल में डाल दिया गया हो। आइए दूसरा जो टाइप है वो है आपका एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी बेल तब करवाते हैं जब वो जेल ना गया हो और जेल के बाहर ही हो और आप उनसे बेल करवाना चाहते हैं, जिसे हिंदी में अग्रिम जमानत कहते हैं, राइट। और आपको लगता है कि वो कोई ना कोई अरेस्ट कर लेगा, पुलिस अरेस्ट हो जाएगा, पुलिस से अरेस्ट हो जाएगा, तो उससे पहले आप क्या करते हैं, बेल करवाना चाहते हैं। उसका जो प्रावधान है वो है सेक्शन 438 का CRPC में। ओनली द हाई कोर्ट और द सेशन कोर्ट हैज द पावर टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल। यानी डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर जो सेशन कोर्ट होता है, वो सेशन कोर्ट में आप फाइल करेंगे, यदि आप एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं तो आपको हो जाएगा उसमें बेल होने का। वो बेल लेकिन देखा जाता है कि किस तरह का सेक्शन लगा हुआ है, यदि वेलेबल है कि नहीं, नॉन वेलेबल है कि नहीं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अग्रिम जमानत पर विचार करते समय अदालत क्या देखती है, यह आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। आरोपी की प्रकृति और गंभीरता, किस तरह से आरोप लगा है, आवेदक का पिछले रिकॉर्ड क्या है, कभी वो अपराध किया है तो उसमें सजा मिली है कि नहीं मिली है। वो तो ऐसा तो नहीं है कि बार बार एक्यूज्ड बन जा रहा है, बार बार उसके ऊपर कोई केस होती है, इसकी रिकॉर्ड क्या है। आवेदक के न्याय से भागने की संभावना किस तरह का है, आवेदक द्वारा सबूत को छेड़छाड़, और क्या आरोप
आवेदक को गिरफ्तार कराकर चोट पहुंचाने करता है कि नहीं करता है। इस तरह से कुछ शर्तें दी जाती है जिसमें वो शामिल है। आगे कंटिन्यू हम उसमें भी कर लेते हैं। नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजिशन, ये मैंने आपको बता दिया। एंटिसिपेटरी विल इज ग्रांटेड, द कोर्ट विल स्पेसिफाई कंडीशन विच में इंक्लूड द पर्सन शैल मेक देमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंट्रोगेशन बाय पुलिस ऑफिसर एंड व्हेन रिक्वायर्ड, उनको बताया जाता है कि जब कोई भी जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जा सकता है, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रोमिस टू एनी पर्सन एक्वाइंटेड विद द फैक्ट, किसी तरह का जो फैक्ट है, सच्चाई है, जो गवाह है और जो प्रूफ है उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। राइट, इस बेस पर उनको मिल जाती है। अब नेक्स्ट जो एक है टाइप ऑफ जो बेल करवाते हैं वह इंटरिम बेल। आइए इंटरिम बेल के बारे में जान लेते हैं। इंटरिम बेल इज अ टेम्पोररी प्रोविजनल बेल है, ग्रांटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, टिपिकली व्हाइल एन एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। यानी जब कोर्ट में फाइल किया जाता है रेगुलर बेल या एंटिसिपेटरी, उस बीच में आप जो है इंटरिम बेल का आवेदन दे सकते हैं। इंटरिम बेल एक प्रोविजनल बेल होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको अरेस्ट न होने के लिए आपको बेल मिल जाती है। यानी कोर्ट ये आदेश कर देती है कि इनको इतने दिनों तक अरेस्ट न किया जाए। क्या यह इंक्रीज भी होता है? जी हाँ, कभी कभी जैसे आपको मान लीजिए 6 महीने के लिए मिल गया है इंटरिम बेल, तो आपको फिर उससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब कोर्ट पर भी निर्भर करती है। राइट। अंतरिम जमानत एक अस्थायी जमानत है जो थोड़े समय के लिए दी जाती है। आमतौर पर जब अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए आवेदन लंबित रहता है। यह आरोपी को तत्काल क्या करती है, तो गिरफ्तारी से बचाने के लिए दी जाती है। राइट। और आगे है कि जमानत नियमित और अग्रिम जमानत के समान शर्तें लगा सकती है, यह सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से होती है। राइट। आइए हम उसको कुछ कर लेते हैं, कंट्रोल यस। नेक्स्ट चलते हैं। आपका डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है, स्टैट्यूटरी बेल क्या होती है। डिफ़ॉल्ट बेल जो वैधानिक जमानत भी बोलते हैं, ये डिफ़ॉल्ट बेल क्या है। डिफ़ॉल्ट बेल ये आजकल एडवोकेट से बहुत जल्दी चाहते रहते हैं, क्योंकि जब ऐसी केस फाइल हो जाती है और पुलिस को जो टाइम दिया गया है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत यदि वो अपना काम नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करते हैं या तो चार्जशीट नहीं कोर्ट को पहुंचाते हैं, तब वो क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट बेल लेने के लिए आप जो है एप्लीकेबल होते हैं। डिफ़ॉल्ट बेल ऑल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी बेल इज अ राइट ऑफ द एक्यूज्ड टू बी रिलीज्ड on bail if the investigating agency fail to complete its investigation and file the charge sheet। यानी चार्ज शीट फाइल नहीं करता है और वह समय पर जो स्पेसिफिक टाइम दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंग वो नहीं देता है। राइट। तो यहाँ बताया कि दिस इज ए क्रूशियल राइट, ठीक है, इंसिडेंट अंडर सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी। उसमें क्या होता है, तो आपको जो डिफ़ॉल्ट बेल लेने का मौका मिल जाता है। क्लियर। डिफ़ॉल्ट बेल जमानत ऐसे वैधानिक जमानत भी कहा जाता है। आरोपी का जमानत पर रिहा होने का अधिकार है जब जांच एजेंसी क्या करते हैं, कानून द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट अवधि के अंतर्गत अंदर अपना पूरा नहीं करता। आप बोलोगे किस तरह का ये टाइम दिया गया, वो भी टाइम आप भी जान लीजिए। यहाँ पर दिया गया है 60 डेज एंड 90 डेज। 90 डेज होता है मृत्युदंड, आजीवन कारावास जो ऑफेंस पे होता है, 10 साल से कम नहीं की अवधि की कारावास है। इस तरह का ऑफेंस में उनको 90 दिन तक का टाइम दिया जाता है कि आप उतने दिन तक चार्जशीट दीजिए, कोर्ट को भेजिए। या तो किसी अन्य अपराध जो छोटे मोटे होते हैं उसमें जो 60 दिन तक का रहता है यदि वो टाइम का। इसमें क्या होती है, जब लास्ट डे रहती है तो उनको मालूम रहता है कि डिफ़ॉल्ट बेल मिल सकती है, तो उस दिन एडवोकेट क्या करते हैं, बहुत कम टाइम में चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम ही जाकर के अपने बेल एप्लीकेशन लगा दो। और थाना भी चाहते रहता है, पुलिस स्टेशन भी चाहते रहता है कि मैं अपना काम क्या करूँ, समय पर दे दूँ। तो इसलिए याद रहे कि यदि 60 डेज पूरे एग्जैक्ट होने वाला है और उस दिन तक आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वह काम को पूरा ना किया हो, तो आप थोड़ा चालाकी से अपने एडवोकेट को बोलिए और टाइम पर जाकर के बहस करते और डिफ़ॉल्ट पे ले सकते हैं। यदि इन अवधियों के भीतर जांच पूरी नहीं होती है तो आरोपी क्या करते हैं, आरोपी न्यायिक हिरासत में है तो उसे अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना जमानत पर रिहा होने का अधिकार है। यह अधिकार अटल है और एक वैधानिक अवधि समाप्त होने और कई आरोप पत्र दायर नहीं होने के बाद अदालत द्वारा इसे नकारा नहीं जा सकता है। यानी जज के पास एक ऑप्शन मिल जाता है कि हम उनको बेल देंगे, क्योंकि अभी तक जो विभाग था, जो एजेंसी था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था,
आईओ जो था केस का, उन्होंने अभी तक अपना काम समय पर पूरा नहीं किया। इसी के साथ साथ हम दो चीज़ को और भी जान लेते हैं कि बेलेबल ऑफेंस किसे बोलते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस किसे बोलते हैं। धारा 2 ACRPC में बताया गया है, इसे परिभाषित भी किया, डिफाइन किया गया है कि ये बेलेबल ऑफेंस वो होता है जो कि एक कम गंभीर अपराध होता है जहां जमानत अधिकार के रूप में दी जाती है, धारा 436 CRPC के तहत, राइट। यानी पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी या अधिकारी द्वारा यदि आप थाने से बिल करवा लेते हैं, यानी पुलिस स्टेशन से बिल करवाते हैं, तो भी आपको बेलेबल ऑफेंस में पूरे का पूरे बेलेबल ऑफेंस रहे तो थाने से भी बिल मिल जाती है। यदि आप कोर्ट के द्वारा भी करवाते हैं तो कोर्ट से भी मिल जाती है। आरोपी को जमानत बॉन्ड निष्पादित करने पर जमानती और बिना जमानती के साथ रिहा किया जा सकता है, क्योंकि सब बेलेबल ऑफेंस है, यानी आपको बेल मिलने योग्य ऑफेंस है जो अपराध हुआ है एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा बेलेबल है। नॉन बेलेबल क्या होती है, इनका भी डिफिनेशन है 2A में CRPC के 2A में। नॉन बेलेबल ऐसा अपराध होता है जो कि गंभीर है, राइट। ये अधिक गंभीर अपराध है जहां जमानत अधिकार का मामला नहीं है। ऐसे मामलों में जमानत देना अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। जो लिखा हुआ है विवेक पर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है। कभी कभी नॉन बेलेबल में भी आपको बेल मिल जाती है। एक्चुअली बहुत सारे साक्ष्य को, एविडेंस को देखते हुए और परिस्थिति को देखते हुए जज पर डिपेंड करता है कि वो आपको बेल देगा कि नहीं देगा, राइट। और कभी कभी इस तरह से नॉन बेलेबल में भी बेल मिल जाती है, राइट। अब आइए एक टर्म और भी जान लेते हैं, बेल बॉन्ड, क्योंकि जब आप रेगुलर बेल करवाने जाते हैं तो आपको बेल बॉन्ड भरवाया जाता है। कहा जाता है कि आपको देना पड़ेगा, गारंटर देना पड़ेगा, जिन भी जमीन की कागजात की हवाला लगती है, आधार कार्ड लगती है, फोटो और भी लगती है कहीं कहीं, राइट। और एक एफिडेविट भी लगता है। तो ये सारे के सारे कोर्ट क्या करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं कि आप बेलर को तैयार रखिए, बेल बॉन्ड को भरिए, जब आदेश मिल जाता है तब आप बेल बॉन्ड भरते हैं। तो बेल बॉन्ड क्या हो गया, आरोपी द्वारा अदालत में आवश्यकता अनुसार उपस्थित होने का एक लिखित वचन, राइट। इसमें जमानती यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आरोपी की उपस्थिति में गारंटी देता है शामिल हो सकता है, यानी जिससे हम बोलते हैं बेलर, राइट। ये हुआ आपका बेल बॉन्ड। अब है कि सिक्योरिटी क्या होती है, आपका कंडीशन में कभी देते हैं कि कोई सिक्योरिटीज भी देना है कि नहीं देना है। तो जज लिखते हैं साफ साफ एक व्यक्ति जो अदालत को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देता है। जिस समय बेलर अपना एफिडेविट भरते हैं उसी समय उससे पहले ही ऑर्डर निकल जाता है। बेल ऑर्डर जब निकलता है जज के द्वारा तो उसमें ऑलरेडी जो है कितना की राशि का बेलर बनेंगे वो मेंशन कर देते हैं जज साहब। उसी को क्या करते हैं, बेल बॉन्ड पे फिल कर दिया जाता है और इस पर भी लिखा रहता है, जो एफिडेविट बनाता है बेलर तो उसमें लिखा रहता है कि कितने राशि का भुगतान का आप वचन देते हैं, राइट। यदि जिसका बेलर बन रहा है वो पर्सन यदि किसी तरह से गड़बड़ी करता है या तो जब समय कोर्ट को मांगा जाएगा वो नहीं आता है तो आप कितने राशि के देते हैं वो जज साहब तय करते हैं, वही फिल होता है, फिर आपका एफिडेविट करता हूँ, ठीक है। तो जमानती क्या हो गया, एक व्यक्ति जो अदालत को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देता है यदि आरोपी उपस्थित होने में विफल रहता है, यानी जो एक्यूज्ड पर्सन है उनका बेल हो गया, रिहा हो गया, छूट गए और छूटने के बाद उनको जो बताया जाता है कि आपको 4 के 4 डेट पे फिजिकली प्रेजेंट होना है कोर्ट में या तो 2 पर प्रेजेंट होना है या जैसा भी कंडीशन रहता है उसके अकॉर्डिंग यदि वो प्रेजेंट नहीं होता है तो जमानती को यानी बेलर को भुगतान की राशि करनी पड़ती है, राइट। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आया हो कि हमारे इंडिया में कितने तरह के बेल होते हैं और किस तरह से जेल के अंदर जो पर्सन रहता है यानी जो कैद रहते हैं उनको कौन सा बेल बोलते हैं, जो बाहर है उनको कौन सा बेल बोलते हैं, समय के अंदर यदि पुलिस के द्वारा काम पूरा नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा नहीं पूरा होता तब उन्हें कौन सा बेल बोलते हैं, जिससे डिफॉल्ट बेल और इंटरिम बेल के बारे में मैंने बताया कि प्रोविजनल बेल भी होता है जो कि कुछ समय के लिए कोर्ट आपको छोड़ के रखती है कि आप अभी फ्री हैं इतने दिन के लिए। यदि आप किसी तरह से जो कंडीशन है उस कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं और उस समय के बाद आप आगे का प्रोसेस नहीं करते हैं तो फिर आपको गिरफ्तार के लिए नोटिस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।